हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो बेटा हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल मार्केट की। अभी तक दो झूठ आपसे बोल चुका हूँ। फाइनेंशियल मार्केट शेयर मार्केट होती है और फाइनेंशियल एसेट्स का मतलब इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर होता है। बेटा ये दोनों बातें झूठ है, धीरे धीरे क्लेरिफाई हो जाएंगी। एक झूठ आज ठीक कर दूंगा बेटा, आज सच बता देता हूँ आपको। सबसे पहले यही काम करेंगे। आप सब मेरी तरफ देख रहे हैं बेटा, बहुत आराम से चीज़ों को समझना शुरू करते हैं। रीडिंग का टाइम दूंगा आपको जब दूंगा बेटा, अभी आधा घंटा तो नहीं दे रहा मैं कुछ भी टाइम, आप मेरी तरफ देखो। तो बेटा मैं बात कर रहा था फाइनेंशियल मार्केट की, इसके फंक्शन भी मैंने देख लिए। गवर्नमेंट ने ना फाइनेंशियल मार्केट को क्लासीफाई किया है बेटा दो पार्ट में, ठीक है जी। एक पार्ट का नाम है बेटा मनी मार्केट और दूसरे पार्ट का नाम है बेटा कैपिटल मार्केट। अभी सुनते जाओ बेटा चीजों को। और कैपिटल मार्केट को फर्दर क्लासीफाई किया गया बेटा दो अलग अलग पार्ट में। एक का नाम है प्राइमरी मार्केट और दूसरे का नाम है सेकेंडरी मार्केट। लो प्यारे बच्चों, बहुत आराम से चीजों को समझना। बेटा गवर्नमेंट से ये बात पूछी गई कि गवर्नमेंट आपने जब फाइनेंशियल मार्केट को क्लासीफाई किया तो क्या बेसिस लिया। सर जब गवर्नमेंट क्लासीफाई कर रही है, फाइनेंशियल मार्केट के दो अलग अलग टुकड़े कर रही है, तो कोई तो बेस दिमाग में रहा होगा टुकड़े करने का। तो बेटा गवर्नमेंट ने बेस बताया। गवर्नमेंट ने बताया कि हर वो सिक्योरिटी जिसका मैच्योरिटी पीरियड अप टू 1 ईयर होगा उसको हम ट्रेड कराएंगे मनी मार्केट में, और हर वो सिक्योरिटी जिसका मैच्योरिटी पीरियड 1 साल से ज्यादा होगा उसको हम ट्रेड कराने वाले हैं कैपिटल मार्केट में। बेस समझ में आया? क्या बेस लिया टुकड़े करने का? यानी कि हर वो सिक्योरिटी जिसका मैच्योरिटी पीरियड 1 साल तक होगा वो मनी मार्केट में खरीदी और बेची जाएंगी, और हर वो सिक्योरिटी जिसका मैच्योरिटी पीरियड 1 साल से ज्यादा होगा वो खरीदी और बेची जाएंगी कैपिटल मार्केट में। आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं, मैंने अभी कल 3 चीजों का जिक्र करा है, एक इक्विटी शेयर, एक प्रेफरेंस शेयर और एक डिबेंचर। मैंने नाम बोले हैं। आपको बता देता हूं बेटा, ये तीनों ही कैपिटल मार्केट में डील होती हैं क्योंकि इसका मैच्योरिटी पीरियड 1 साल से बहुत ज्यादा होता है। डिबेंचर कम से कम 5 साल के लिए इशू होते हैं और ज्यादा से ज्यादा 20 साल के लिए। सेम बात प्रेफरेंस के लिए, कम से कम 5 साल, ज्यादा से ज्यादा 20 साल। और इक्विटी शेयर के पैसे तो हम जिंदगी भर वापस नहीं करते बेटा, बताऊंगा कभी जिंदगी भर कैसे वापस नहीं करते, लेकिन अभी सिर्फ रट्टा मार लो आप जिनको नहीं पता। यानी कि बेटा मैंने 3 चीजों का नाम लिया, तीनों कैपिटल मार्केट में बिकती हैं। इक्विटी शेयर भी बात कर लो, प्रेफरेंस शेयर की और बात कर लो डिबेंचर्स की, ठीक है ना। तीनों कहां बिकते हैं बेटा? कैपिटल मार्केट में बिकते हैं क्योंकि इनका मैच्योरिटी पीरियड 1 साल से बहुत ज्यादा है। अब बेटा मनी मार्केट में क्या बिकता है बाबू, ये आपके लिए बिल्कुल नई चीज है। पहली बात तो ये बता देता हूं, इसमें एक आधे का नाम आपने सुना हो सकता है, कॉमर्शियल पेपर 11th क्लास में सुना हो सकता है, नहीं भी सुना तो आज पीएचडी आपने करनी है मेरे से। बेटा आपको ये बता देता हूं, कोई भी टीचर हो, मेरे को भी अगर एग्जाम बनाना होगा ना, मैं भी चाहूंगा पूरी नॉलेज टेस्ट करूं। एक क्वेश्चन यहां से एक्सपेक्टेड होता है, एक क्वेश्चन यहां से एक्सपेक्टेड होता है और एक क्वेश्चन यहां से एक्सपेक्टेड होता है। समझदार हो बेटा कि कोई भी टीचर क्या चाहेगा बेटा, मैं तो पूरी नॉलेज टेस्ट करूं ना। बेटा आपको बता देता हूं, यहां एक ही टॉपिक है और पेपर में 6 नंबर का आता है, तो ये बताने की जरूरत नहीं है कि वो अपने आप में कितनी इंपॉर्टेंस रखता होगा। यहां एक ही टॉपिक है और कई बार पेपर में आता है 6 नंबर में, तो ये बताने की जरूरत नहीं है इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। यहां पर बेटा 15 टॉपिक है, किसी एक ने आना है। और आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं बेटा, सेकेंडरी मार्केट ही शेयर मार्केट है। लो जी, मैं झूठ क्लैरिफाई कर रहा हूं, सेकेंडरी मार्केट ही शेयर मार्केट है। और बेटा इसका एक और नाम होता है स्टॉक एक्सचेंज। कुछ भी बोल लो, 3 नाम है बेटा इसके, शेयर मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज और बेटा सेकेंडरी मार्केट। तो बेटा मैंने पहले दिन झूठ क्यों बोला कि फाइनेंशियल मार्केट शेयर मार्केट है? आप खुद समझो इस चीज को बेटा, ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है। अगर कभी किसी चीज को डिफाइन नहीं किया गया तो उसकी क्या डेफिनेशन दो? इसको कभी डिफाइन नहीं किया गया तो इसकी कोई डेफिनेशन नहीं बनी बेटा, मैं क्या जबरदस्ती करके क्या समझाता आपको?
दैट्स वाई मैंने ये झूठ बोला ताकि मैं फंक्शन आराम से समझा पाऊं और आप इजीली समझे। लेकिन इस चीज को समझने की कोशिश करो, फाइनेंशियल मार्केट इज मच मच वाइडर टर्म देन अ स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज, शेयर मार्केट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट तो बहुत बहुत बड़ी चीज है भाई, दिखाई दे रही है ना। फाइनेंशियल मार्केट के दो अलग अलग पार्ट है, पहले मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट के फर्दर दो पार्ट है, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। मैंने इनके बारे में अभी कुछ भी नहीं बोला, ना मैं अभी इनका डिफरेंस बता रहा, ना मैं क्लासिफिकेशन का बेसिस बता रहा, बताऊंगा आगे आने वाली क्लासेस में। लेकिन मैंने एक झूठ बेटा बिल्कुल सच बता दिया कि स्टॉक एक्सचेंज जो है, जो शेयर मार्केट है, वो हमारी सेकेंडरी मार्केट है, ना कि फाइनेंशियल मार्केट। इतनी बात ओके, समझ आई बात बेटा। हमारे कोर्स में मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट है 5, ठीक है ना। इनके ऊपर आज पीएचडी करनी है, मुझे लगता है 2 से 3 हम आज खत्म कर लेंगे, ठीक है ना। कल तक बिल्कुल ओके हो जाएगा ये बेटा। पेपर में आना तय है, मैं ये तो पक्का बोल के जा रहा हूं आपको, 100% पेपर में आएगा, कोई रास्ता नहीं है बेटा इससे बच जाओ आप। तो बाबू जितने अच्छे से कर लेंगे उतना फायदा हमारा है। 12 नंबर का चैप्टर है, 6 यहां से आ गया, 3 यहां से आ गया बेटा, तो भी बहुत बढ़िया काम हो जाएगा। एक एक टॉपिक पढ़ना है, बस हो गया काम। 6 यहां से आ जाए, 3 यहां से आ जाए, तब भी बहुत बढ़िया काम हो जाएगा, हमें तो फर्क पड़ेगा नहीं बेटा। 9 नंबर सिर्फ 2 टॉपिक में घुसे हुए हैं, अब निकालने आपने बेटा, ठीक है जी। मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट पढ़ना शुरू करेंगे बेटा, इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ेंगे अभी मनी मार्केट का। सीक्वेंस आप मेरे हिसाब से चलना, नोट्स मैंने जैसे मर्जी बनाए हो, सीक्वेंस मेरा चलेगा बेटा। मैंने मनी मार्केट के बारे में कुछ लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन में, नहीं पढ़ा रहा अभी। कल सब जब सारे इंस्ट्रूमेंट हो जाएंगे कल, तब पढ़ेंगे बेटा इंट्रोडक्शन। एक बात यहां मैं बोलना चाहता हूं, सुनना बेटा। मनी मार्केट के 5 इंस्ट्रूमेंट नोट्स में लिखे हुए हैं। सबसे पहले का नाम लिखा हुआ है ट्रेजरी बिल्स, सेकेंड वन का नाम लिखा है कॉमर्शियल पेपर, थर्ड वन का नाम लिखा है कॉल मनी, फोर्थ वन का नाम लिखा है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, एंड फिफ्थ वन का नाम लिखा है कॉमर्शियल बिल। पेपर में कुछ भी आ जाए बेटा, बड़ी मजेदार बात बताता हूं, कुछ भी आ जाए, एक लाइन 5 में कॉमन लिखनी है, सुन लो। कुछ आ जाए पेपर में, कुछ इन 5 में से, पहली लाइन फिक्स है हमारी, क्या लिखेंगे सुन लो। इट इज द पार्ट ऑफ शॉर्ट टर्म बोरोइंग। क्या लिखना है बेटा? इट इज द पार्ट ऑफ शॉर्ट टर्म बोरोइंग। क्यों मैं बोल रहा हूं बेटा कुछ भी आ जाए यही लिखना है, सुन लो। मनी मार्केट में सिर्फ वो ही इंस्ट्रूमेंट डील हो सकते हैं जिनका मैच्योरिटी पीरियड 1 साल तक है, बताया ना अभी। आपको बता देता हूं आपकी नॉलेज के लिए, अगर मुझे किसी भी सिक्योरिटी के पैसे 1 साल में वापस करने होते हैं ना, तो मैं उसे बोलता हूं यार ये तो शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग का पार्ट है। अगर किसी के पैसे 1 से 5 साल में वापस करने होते हैं तो मैं बोलता हूं ये मीडियम टर्म सिक्योरिटी है। और अगर किसी के पैसे 5 साल के बाद वापस करने होते हैं तो मैं बोलता हूं ये लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग का पार्ट है। 1 साल में वापस करने हैं तो शॉर्ट टर्म का पार्ट है, 1 से 5 साल में तो मीडियम टर्म, और 5 के बाद करने हैं तो लॉन्ग टर्म। और मैंने क्या बोला, मनी मार्केट में सिर्फ वही सिक्योरिटी बिक सकती है जिसका मैच्योरिटी पीरियड 1 साल तक है। तो कुछ आ जाए पेपर में, पहली लाइन तो क्लियर ही है, इट इज अ पार्ट ऑफ शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ठीक है ना। और मेरी बिल्ली मुझे ही म्याऊं करती है, मैं पिछले साल के हर बच्चों को सिखाता हूं, ठीक है ना। मैं टेस्ट लेता हूं, पहली लाइन यही चिपकाई होती है। मैंने कहा वाह बेटे, हमारी बिल्ली हमें ही म्याऊं, ठीक है ना। तो मेरे साथ मत करना, हाँ टीचरों के साथ तो हमने खिलवाड़ करना ही करना है, उसे पता भी नहीं लगने देना कि हमें कुछ आता है कि नहीं। ये बात तो फिक्स है बेटा, पहली लाइन यही है, इट इज द पार्ट ऑफ शॉर्ट टर्म बोरोइंग। कोई दिक्कत तो नहीं, बढ़े आगे। चलो लो समझना शुरू करेंगे, नोट्स की जरूरत नहीं है बेटा, पहले बोर्ड पर समझेंगे, पूरी पीएचडी करेंगे फिर रीड करेंगे। बेटा मैं बात कर रहा हूं ट्रेजरी बिल्स की, प्यार से इसको टी बिल्स बोलते हैं बेटा। बात चल रही है ट्रेजरी बिल्स की, लेकिन प्यार से इसको हमेशा हम टी बिल बोलने वाले हैं, ठीक है जी। पहली लाइन फिक्स है, इट इज अ पार्ट ऑफ शॉर्ट टर्म बोरोइंग। सामने देखते रहो बेटा बस। बेटा इसका ना एक दूसरा नाम भी है ट्रेजरी बिल का, इसे हम बोलते हैं ZCB। ZCB मतलब जीरो कूपन बोर्ड, अभी मतलब समझाऊंगा बेटा आपको, ठीक है ना। वैसे तो मैं कह दूं नाम है भाई, रट्टा मार लो, ठीक है ना, आप रट्टा मार लोगे, लेकिन मेरा दिमाग कह रहा है कि इसका मतलब समझाया जाए आज आपको। तो बेटा इसका नाम है जीरो कूपन बोर्ड, मैं मतलब जरूर समझाऊंगा, मुझे 1-2 मिनट दो। चलो जी, थर्ड पॉइंट बेटा, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट जो हम पढ़ने वाले हैं अभी, कॉमर्शियल पेपर, कॉल मनी, उनका ना एक स्पेसिफिक मैच्योरिटी पीरियड गिवन है।
जैसे किसी का है 1 दिन से लेकर 15 दिन, किसी का है 15 दिन से लेकर 1 साल। सरकार ने ना इसका स्पेसिफिक मैच्योरिटी पीरियड कहीं दिया नहीं, तो बेटा अगर नहीं दिया तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा काम किया। मैं लिखता हूं बेटा टी बिल्स का मैच्योरिटी पीरियड होता है लेस देन 1 ईयर। आसान आसान काम कर दिया बेटा सरकार ने हमारे लिए, ठीक है ना बाबू। जब इसका स्पेसिफिक मैच्योरिटी पीरियड गिवन नहीं है और आपको पता है मनी मार्केट में सिर्फ वही सिक्योरिटीज बिक सकती हैं जिनका मैच्योरिटी पीरियड 1 साल तक है, तो मैंने लिख दिया लेस देन 1 ईयर, लिख दिया शॉर्ट टर्म बोरोइंग का पार्ट है, और बेटा इसका दूसरा नाम लिख दिया जीरो कूपन बॉन्ड। ठीक है जी, अब काम की बात शुरू होगी बेटा, हल्की हल्की बातें खत्म होगी, अब काम की बात। इशूड एट डिस्काउंट, रिडीम्ड एट पार। लो प्यारे बच्चों सुनना शुरू करना, ये सबसे काम की बात है, सबसे काम की बात सुनना बेटा। सरकार क्या करती है, इसको इशू करती है डिस्काउंट पे, रिडीम करती है पार पे। मैं पहले 1-2 पॉइंट और लिख दूं ताकि और क्लैरिटी आ जाए। इशूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। द डिफरेंस बिटवीन द इशू प्राइस, the difference between the issue price and the redemption price is interest। लो जी बेटा, पहले मुझे इन 3 मुद्दों पे चर्चा करनी है बहुत डिटेल्ड, ठीक है ना। 10 मिनट खर्च करते हैं, इसको समझते हैं, पीएचडी करते हैं। बेटा इसको इशू कौन करता है, आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सुनना बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट को ना पैसों की जरूरत है, पड़ सकती है भाई, हो सकता है खर्चे ज्यादा है बेटा, इस बार इनकम नहीं हुई। सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत है, सेंट्रल गवर्नमेंट किसी कमर्शियल बैंक को अप्रोच नहीं करती बेटा। आपको शायद पता हो आरबीआई कौन होता है बेटा, इसको बोलते हैं बैंकर्स बैंक, गवर्नमेंट्स बैंक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द गवर्नमेंट्स बैंक, गवर्नमेंट का बैंक है बेटा। गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत है, गवर्नमेंट किसी कमर्शियल बैंक के पास लोन लेने नहीं जाती। पंजाब नेशनल बैंक के पास नहीं जाओगे लोन लेने, या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास, आप आरबीआई के पास जाओगे। इसका नाम ही क्या होता है बेटा, गवर्नमेंट्स बैंक, बैंकर्स बैंक। बैंकों को लोन चाहिए तब भी आरबीआई, गवर्नमेंट को लोन चाहिए तब भी आरबीआई। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रोच किया आरबीआई को कि आरबीआई फंड रेजिंग कर दो, पैसों की जरूरत है। आरबीआई ने कहा ठीक है, तो आरबीआई ने बेटा मार्केट में टी बिल्स बेचने शुरू कर दिए। टी बिल्स को बोला जाता है इट इज अ गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटी है बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट इशू कर रही है इसको, ठीक है ना। कायदे से तो सेंट्रल गवर्नमेंट इशू कर रही है, लेकिन हो क्या रहा है बेटा, आरबीआई पिक्चर में रहता है। इट इज इशूड बाय आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आरबीआई बेच रहा है बेटा टी बिल्स को, आरबीआई बेचेगा, पैसे रेज करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देगा। कुछ टाइम के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट आपके पैसे वापस कर देगी। समझ आया पिक्चर कैसे घूमती है ये। इशू कौन करेगा, आरबीआई, पिक्चर में रहेगा आरबीआई। आरबीआई ने इशू करा, एक बात बताओ, पब्लिक खरीदेगी कि नहीं खरीदेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटी पागलों की तरह खरीदेगी। क्यों बेटा, गवर्नमेंट भागती है कभी? सेफ है कि नहीं? इससे सेफ चीज दिखाई देगी कोई इंडिया में? अरे सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू कर रही है, गवर्नमेंट थोड़ी भागती है बेटा। पागलों की तरह लोग खरीदेंगे। आज गवर्नमेंट बोले तो सही कितने की बेचनी है, समझ में आई बात? तो बेटा आरबीआई इसको इशू करेगा, जनरल पब्लिक खरीदेगी, और जनरल पब्लिक क्या करेगी बेटा, पैसे देगी। आरबीआई ये पैसे सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देगा। सेंट्रल गवर्नमेंट महीना भर, 2 महीना भर, 6 महीना भर, साल भर, जैसे उसका इस्तेमाल है यूज करेगी। साल के अंदर तो पैसे वापस करने ही करने हैं आपको। समझ आई बात? ओके बात बेटा, मैंने 5th पॉइंट समझा दिया, 4th और 6th पेंडिंग है। पहले बताओ 5th समझ आया? इट इज इशूड बाय आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है जी। 4th पॉइंट, इशूड एट डिस्काउंट, रिडीम्ड एट पार। अच्छा ये क्या हुआ बेटा? पहले रिडीम्ड वर्ड का आसान मतलब समझ लो। रिडीम को बोलते हैं बेटा आसान भाषा में रीपेमेंट। लो प्यारे बच्चों समझाता हूं क्या मतलब है डिस्काउंट, क्या मतलब है पार वैल्यू का समझना। बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा ये 50,000 रुपए के टी बिल्स है। बेटा टी बिल्स के ऊपर फेस वैल्यू लिखी है। जैसे आप मार्केट में कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हो तो एमआरपी लिखा होता है ना बेटा, ऐसे ही बेटा फेस वैल्यू होती है किसी भी सिक्योरिटी की। तो बेटा टी बिल्स बेचने जा रहा है आरबीआई, टी बिल्स के ऊपर लिखा हुआ है 50,000 रुपए फेस वैल्यू, लेकिन गवर्नमेंट क्या कह रही है? गवर्नमेंट कह रही है पब्लिक आपको 45,000 का दिया।
इशूड एट डिस्काउंट, डिस्काउंट पे दे रहे हैं आपको। ये तो वही बात हुई, आप लेस चिप्स खरीदने गए, एमआरपी लिखा है 20, रिटेलर कह रहा है 19 दे दे। बिल्कुल वही बात है बेटा, ठीक है ना, हंसी भी अलग आ गई बाबू। हाँ जी, तो बाबू आप क्या कर रहे हो, टी बिल्स बेच रहा है आरबीआई, फेस वैल्यू यानी कि एमआरपी लिखी है 50,000 और आपको कह रहे लाओ 45 दे दो, इशूड एट डिस्काउंट। आपने क्या करा, आपने 45 दे दिए, टी बिल्स रख लिया। आपने आरबीआई से पूछा कितना मैच्योरिटी पीरियड, उसने कहा 270 दिन, एक साल के अंदर अंदर है, 270 दिन के लिए इशू कर सकता है। 270 दिन के लिए इशू कर दिया उसने, 45,000 रुपए आपसे ले लिए बेटा, आपको टी बिल्स दे दिया, ठीक है। गवर्नमेंट आपके पैसों का यूज करती रही 270 दिन के बाद आपको पेमेंट देने का नंबर आया, 45,000 दे के घर भेज दें आपको? सर बताओ, 45,000 लेके घर भेज दें? तुम्हारे से 45,000 लिए थे 270 दिन पहले, आज तुम 45,000 दो, हिसाब बराबर। कुछ रह गया क्या? क्या रह गया क्या, ये तो बता दो हैं, क्या रह गया? इंटरेस्ट है। अरे ये हर एक के अंदर फाइनेंस मैनेजर घुसा हुआ है बेटा। जब अपने पैसों पे बात आती है तो ब्याज पे भी बात आ जाती है, मतलब गवर्नमेंट से ब्याज मांगोगे अब तो, देगी गवर्नमेंट देगी। सुनो बेटा, गवर्नमेंट ने बोला इशू तो करा था डिस्काउंट पे, इशू करा था डिस्काउंट पे, जब पैसे लिए थे तो 45,000 लिए थे। अब हमारा टी बिल हमें वापस कर दो, 270 दिन हो गए, और हम देंगे क्या, पार वैल्यू। पार वैल्यू मतलब फेस वैल्यू, फेस वैल्यू वापस कर देंगे आपको। तो बेटा गवर्नमेंट ने देखा आपके टी बिल पे लिखा था 50,000, आपको 50,000 रुपए वापस कर दिए। क्या 5,000 फालतू मिले? मैं पूछूं ये 5,000 किस बात के हैं, तो अभी आपने थोड़ी देर पहले ही बोल दिया ये ब्याज है, और मैंने भी तो यही लिखा, द डिफरेंस बिटवीन द इशू प्राइस एंड द रिडेम्पशन प्राइस इज इंटरेस्ट। जो डिफरेंस है बेटा फेस वैल्यू का और जो इशूड वैल्यू का, वही तो ब्याज है बेटा। जब लिए आपसे तो 45 लिए, इशू करा था डिस्काउंट पे, लेकिन जब गवर्नमेंट ने रीपेमेंट करी, रिडेम्पशन वैल्यू दी, रिडीम करा उसको, तो आपको पूरे 50,000 रुपए वापस कर दिए। कोई दिक्कत तो नहीं ना? सही चल रही है ना बात? 6 पॉइंट समझे हमने। चलो दोबारा। हाँ जी, टी बिल्स शॉर्ट टर्म बोरोइंग का पार्ट है, इसका स्पेसिफिक मैच्योरिटी पीरियड कहीं गिवन नहीं है, तो मैंने लिख दिया लेस देन 1 ईयर। इसका दूसरा नाम जीरो कूपन बॉन्ड, समझाने का बेटा टाइम आ गया बाबू। जीरो कूपन बॉन्ड मतलब गवर्नमेंट ने अजीब ही नाम दिया इसको। सुनना, मेरे लिए तो अजीब है क्योंकि मैं एनालिसिस कर पाता हूं, तो मुझे लगता है यार क्या बोल रहे हो गवर्नमेंट। जीरो का तो मतलब समझाने की जरूरत नहीं है। कूपन का मतलब होता है इंटरेस्ट। जब सीए करने का मौका मिलेगा तो इस नाम का एनालिसिस करने का भी मौका मिलेगा। कूपन का मतलब होता है इंटरेस्ट और बॉन्ड का मतलब होता है डिबेंचर। गवर्नमेंट कभी भी डिबेंचर इशू नहीं करती, जब गवर्नमेंट डिबेंचर इशू करती है तो उसको बॉन्ड बोला जाता है बेटा। यानी कि गवर्नमेंट ने क्या नाम दिया, सुनो, ये एक ऐसे डिबेंचर है जिनके ऊपर कोई ब्याज नहीं है। मैं कह रहा हूं कैसी बात कर रहे हो, ब्याज दिखाई नहीं दे रही क्या? गवर्नमेंट कहती है नहीं मेरे लिए तो रिडेम्पशन प्राइस है, मैं तो फेस वैल्यू वापस कर रही हूं, मेरे लिए ब्याज नहीं है। अरे तू ना मान ब्याज, हमें पता है ब्याज है, नहीं मानती तो ना मान भाई, हम क्या कर सकते हैं। नाम समझ में आया? नाम कैसे दिया? जीरो कूपन का मतलब होता है इंटरेस्ट और बॉन्ड का मतलब होता है डिबेंचर। ये एक ऐसे डिबेंचर है जिनके ऊपर ब्याज नहीं है और आपको पता है इनडायरेक्टली ब्याज है। ठीक है ना जी, बात क्लियर। 7 पॉइंट, लास्ट पॉइंट, टी बिल खत्म हो जाएगा बेटा। टी बिल इशू होते हैं इन अ मल्टीपल ऑफ 25,000 और देयर ऑफ। बेटा टी बिल्स आर इशूड इन अ मल्टीपल ऑफ 25,000 और देयर ऑफ, मतलब 25,000 के मल्टीपल में ही इशू हो सकते हैं। या तो 25,000 का खरीदना पड़ेगा, या 50, या 75, या 1 लाख, या 1.25 लाख, या 1.5 लाख, बस इससे ज्यादा मुझे आता है, बाकी आपको आता है। समझ गए ना? 25,000 के मल्टीपल में खरीदना पड़ेगा। मैं अगर एग्जाम्पल के तौर पे बोलूं बेटा, गवर्नमेंट ने 1.5 लाख का टी बिल इशू करा, गलती तो नहीं करी ना, 25,000 के मल्टीपल में 1.5 लाख का टी बिल इशू करा और आपको कहा 1,40,000 दे दो। क्या इशूड एट डिस्काउंट है? बिल्कुल इशूड एट डिस्काउंट है बेटा। गवर्नमेंट ने बोला ये 360 डेज के लिए हम पैसा ले रहे हैं, क्या लेस देन 1 ईयर के लिए ले रहे हैं? लेस देन 1 ईयर, बिल्कुल ठीक है। आपने बेटा 360 दिन, गवर्नमेंट ने 360 दिन आपके 1,40,000 का इस्तेमाल करा।
आपको कुछ देगी ना बेटा, बदले में देगी। जब बेटा रीपेमेंट का मुद्दा आया तो गवर्नमेंट ने आपको फेस वैल्यू वापस कर दी पूरे 1.5 लाख। ये जो 10,000 है, द डिफरेंस बिटवीन द इशू प्राइस एंड द रिडेम्पशन प्राइस इज द इंटरेस्ट। बात समझ आई? एक बात से लिंक कर दो जिन्होंने इको पढ़ी है। बेटा बता देता हूं, चलो मुझे नहीं पता कितना ध्यान आएगा। अभी किसी ने हो सकता है मनी एंड बैंकिंग पढ़ लिया हो, आरबीआई के फंक्शन पढ़ लियो, हो सकता है नहीं पढ़ा। एग्रीगेट डिमांड, डेफिशिएंट डिमांड वाला चैप्टर पढ़ा था आपने कहीं ना कहीं बेटा। एक्सेस डिमांड, डेफिशिएंट डिमांड की हमने बात करी थी। वहां बेटा एक बात आती है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन में बात आती है परचेज ऑफ सिक्योरिटीज, सेल ऑफ सिक्योरिटीज। आरबीआई परचेज करता है सिक्योरिटीज, आरबीआई सेल करता है सिक्योरिटीज। याद होगा, मार्केट में अगर कभी इन्फ्लेशन हो, कहता है आरबीआई सेल कर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटी, वो यही होती है। मुझे नहीं पता कितना ध्यान है बेटा, लेकिन ये इको में बात आती है। वहां पे मैं बताता नहीं, इसका नाम टी बिल होता है क्योंकि आपने पढ़ा नहीं होता। अब पढ़ दिया, अगली बार से शुरू वो भी। हाँ जी बेटा, बाबू इन्फ्लेशन है मार्केट में, बहुत पैसा बह रहा है बेटा, क्या करेगा आरबीआई? टी बिल बेचना शुरू कर दे मार्केट में। क्या होगा? उसने टी बिल बेचा, आपने खरीदा, आपने पैसे दे दिए, हो गया इकोनॉमी से पैसा आउट। यही तो करना था। समझ आई बात? छोड़ दो, मैं नहीं कह रहा वहां से लिंक करो, भूल जाओ मैंने कुछ बताया। बिजनेस स्टडीज में तो क्लियर हो गया ना। हाँ, बाकी मेरे लिए बहुत है इतनी बात। ठीक है जी, अभी आप रीड करेंगे टी बिल, ठीक है ना, और फिर पढ़ के बताओ कोई प्रॉब्लम तो नहीं। बेटा अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं कॉमर्शियल पेपर। अगर मैं कंपेयर कराना शुरू करूं ना तो बहुत सारी बातें सेम निकल जाएंगी कॉमर्शियल पेपर में। चलो आज कंपेयर करते हैं। 11th में नाम भी सुना है ना, तो मेरे लिए बहुत कुछ सुना है बेटा, ठीक है ना। गलत नॉलेज लेके आए हो तो वो मुझे ज्यादा परेशान करेगी। सुनना बेटा बहुत आराम से। कॉमर्शियल पेपर इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ शॉर्ट टर्म बोरोइंग, पता ही है आपको। दूसरी बात, इसका दूसरा नाम क्या होता है बेटा? इसका दूसरा नाम होता है आईसीडी। आईसीडी मतलब इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। बड़े काम की बात बोल रहा हूं, कुछ बातें मैं नोट्स में नहीं लिखता, आपको बता देता हूं। कोई भी काम की बात नोट्स में लिखी नहीं होती वैसे, जहां से केस स्टडी आनी होती है, ठीक है ना। सारे बच्चों को शौक है मनीष भैया के नोट्स पढ़ने का, पढ़ लो, कुछ नहीं लिखा वैसे। सच बता रहा हूं आपको, अभी लिखवाऊंगा बहुत सारी काम की बातें, सुनना बेटा। इट इज द पार्ट ऑफ शॉर्ट टर्म बोरोइंग। इसका दूसरा नाम है आईसीडी, मतलब समझाऊंगा, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट मतलब बेटा इसको इशू भी कंपनी करती है और खरीदने वाली भी कंपनी होती है, इसलिए बोला जाता है इंटर कॉर्पोरेट। कॉर्पोरेट टू कॉर्पोरेट, यानी कि जनरल पब्लिक खरीद सकती है? नहीं। गवर्नमेंट इशू करती है? नहीं बेटा, बेचने वाली भी कंपनी और खरीदने वाली भी कंपनी, तभी इसका नाम पड़ा आईसीडी, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। यानी कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड की बात चल रही है, कॉर्पोरेट टू कॉर्पोरेट की बात चल रही है। समझ आया नाम का मतलब? ठीक है ना। पहला बात बेटा शॉर्ट टर्म बोरोइंग का पार्ट है। दूसरी बात बेटा आईसीडीएस का नाम इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। इसका स्पेसिफिक मैच्योरिटी पीरियड गिवन है, टी बिल्स का नहीं था। इसका मैच्योरिटी पीरियड है 15 दिन से लेकर 1 साल, 15 days to 1 year। कम से कम 15 दिन के लिए इशू होगा और ज्यादा से ज्यादा 1 साल। 1 साल में तो पैसे वापस करने ही पड़ेंगे। 3 बातें क्लियर हुई, पहले ये बताओ। बढ़े आगे बेटा। चौथी सबसे काम की बात, सुनते जाओ पहले, मुझे सुनते जाओ यार, नोट्स से ज्यादा ही पढ़ाऊंगा, सुन लो पहले बहुत आराम से। फोर्थ वन बात ये है बेटा, हम यहां पर लिखते हैं इशूड एट डिस्काउंट, रिडीम्ड एट पार, सेम। ये भी हमेशा इशू होते हैं डिस्काउंट पर, रिडीम होते हैं पार पर। फिफ्थ पॉइंट यहां पे बोलता है आरबीआई इशू करता है सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर, मैंने आईसीडी में बता दिया। कंपनी इशू करती है, खरीदने वाली भी कंपनी होती है, ठीक है जी। सिक्स्थ वन बेटा, इशू प्राइस और रिडेम्पशन प्राइस का डिफरेंस ब्याज है, यहां पर भी ब्याज है, और यहां पर मल्टीपल की कोई बात है नहीं बेटा। तो काफी सारी बातें सेम हो गई। जो काम की बात है वो अभी तक एक भी नहीं आई, काम की बातें अब शुरू। बोलू जी, सबसे पहले काम की बात बेटा, ये एक अनसेक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट है, सुनना बेटा, ये इसके बड़े खतरनाक इंप्लीकेशन है। कॉमर्शियल पेपर एक अनसेक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट है। अनसेक्योर्ड मतलब जब कंपनी इसको इशू करती है ना तो कोई एसेट गिरवी नहीं रखती।
कोई सिक्योरिटी नहीं होती इसके पीछे बेटा, अनसिक्योर्ड है। मैं एक कंपनी हूं बेटा, मेरा नाम बहुत अच्छा है, मैसर्स फ्रॉड एंड फ्रॉड लिमिटेड, ठीक है ना। हम बेटा कॉमर्शियल पेपर इशू कर रहे हैं, ठीक है ना, कॉमर्शियल पेपर इशू कर रहे हैं 5 करोड़ रुपए के, ठीक है ना। और हम दूसरी कंपनी को कह रहे हैं यार खरीद ले खरीद ले खरीद ले। सर आपको क्या लगता है कोई भी एरो गहरे नत्थो खैरी कंपनी आएगी और कमर्शियल पेपर इशू करेगी, खरीद लेगी दूसरी कंपनी? नहीं बेटा, अगर कोई चीज अनसिक्योर्ड है ना तो उसको बेचने के लिए ना बहुत अच्छी कंपनी चाहिए, जो कंपनी लार्ज है, जिसकी क्रेडिट वर्दीनेस बहुत हाई है, सिर्फ उन्हीं कंपनी का कमर्शियल पेपर बिकता है बेटा, ये ऐसी कंपनियों का कुछ नहीं बिकता। सर रिलायंस आज इशू करे कमर्शियल पेपर बिक जाएगा? अरे मिनट, ये बताओ कितनी देर में बेचना है, क्योंकि बेटा वो कंपनी लार्ज है, उसकी क्रेडिट वर्दीनेस बहुत आई है, उसकी मार्केट इमेज है, उसकी रेप्यूटेशन है कि वो पे कर सकती है बेटा। कोई भी कंपनी कमर्शियल पेपर बेचे और बिक जाएंगे बेटा, ये एक मिथ है। ऐसे तो बेटा दुनिया क्या करे, कल एक कंपनी बनाए, परसों एक कमर्शियल पेपर इशू करे 10-15 करोड़ के, और तरसों की फ्लाइट हो बेटा, बाय बाय इंडिया, ठीक है ना। अगर ऐसे होने लगे बेटा फिर तो बस बाय बाय होती रहेगी इंडिया को बेटा। समझ आई ना बात बेटा? अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट है, और अनसिक्योर्ड मतलब सिक्योरिटी गिरवी नहीं रखती कंपनी जब इशू करती है, और जब गिरवी नहीं रखती कुछ भी बेटा तो सिर्फ उन्हीं कंपनी के बिकते हैं बेटा जो लार्ज है, जिनकी क्रेडिट वर्दीनेस हाई है। यहां से एक बात और लिंक कर देता हूं, नोट्स में नहीं लिखी हुई, पहले बता रहा बेटा। अगर मैं बोलता हूं आप बड़ी लार्ज कंपनी हो और आपकी क्रेडिट वर्दीनेस भी बहुत हाई है, आप 100 करोड़ इकट्ठा कर लोगे कमर्शियल पेपर से? नहीं। मैं बोलता हूं आज रिलायंस इशू करे और कह दे मैं 100 करोड़ के कमर्शियल पेपर इशू करते हूं, नहीं भाई। देखो अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट है, अच्छा ये बात ठीक है कि आपका ही बिकेगा, आप बड़ी कंपनी हो, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है कि 100 करोड़ 1000 करोड़ मिलते हैं कमर्शियल पेपर से। यार कमर्शियल पेपर की अपनी लिमिटेशन है, अनसिक्योर्ड चीज पे कोई कंपनी कितना इन्वेस्ट करेगी? 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़, बस 10 करोड़, मेरे को नहीं लगता इससे ज्यादा मिल सकते हैं कमर्शियल पेपर से। इसकी अपनी लिमिटेशन है भाई। अनसिक्योर्ड चीज में कोई भी कंपनी 100 करोड़ नहीं डाल देगी, आप खुद समझदार हो। अनसिक्योर्ड चीज में हम 100 करोड़ दे दे दूसरी कंपनी को, नहीं देंगे, कोई भी नहीं देगा भाई। तो समझ आ रही है बात? ये नोट्स में नहीं लिखी हुई, लेकिन प्रैक्टिकल बात है बड़ी, कि अनसिक्योर्ड चीज होने के बाद लार्ज कंपनी इशू कर सकती है, लेकिन लार्ज कंपनी भी बेटा 100 करोड़ नहीं इकट्ठे कर सकती, 5-7-10 करोड़ बहुत है बस, इससे ज्यादा नहीं मिलते, ठीक है। अब 2 इस्तेमाल है बेटा इसके, सुनना। कमर्शियल पेपर का पैसा कंपनी 2 जगह पे यूज करती है, सिर्फ 2 ही जगह है बेटा, या तो अपनी सीजनल और वर्किंग कैपिटल नीड को फुलफिल करने के लिए, या फ्लोटेशन कॉस्ट को मीट आउट करने के लिए। पहले एक बात बोलता हूं बेटा, जनरली कंपनीज क्या करती हैं, कमर्शियल पेपर इशू करती हैं अपनी सीजनल और वर्किंग कैपिटल नीड को फुलफिल करने के लिए। सीजनल और वर्किंग कैपिटल नीड समझाता हूं बेटा। बाबू एक कंपनी है हमारे पास, वोल्टास, वैसे कंपनी का नाम वोल्टास नहीं है, प्रोडक्ट का नाम वोल्टास है, वोल्टास टाटास प्रोडक्ट, टाटा का प्रोडक्ट है। मान लो बेटा एसी समर का बेटा आइटम है, ठीक है ना, फेब्रुअरी आ गया और इनके पास प्रोडक्शन के लिए पैसा नहीं है। वैसे तो मैं क्या ही बोल रहा हूं, टाटा के पास पैसा नहीं, चलो कोई नहीं, एग्जांपल है, सुन लो। तो बेटा समर्स आने वाली हैं, फेब्रुअरी चल रहा है बेटा मान लो, और बाबू प्रोडक्शन के लिए पैसा नहीं है टाटा के पास वोल्टास की यूनिट बनाने के लिए। उन्होंने क्या करा, 10 करोड़ के कॉमर्शियल पेपर इशू करे एट डिस्काउंट। उन्होंने कहा 9 करोड़ दे दो। मार्केट में 10 करोड़ के किसी और कंपनी को कमर्शियल पेपर बेच दिए एट डिस्काउंट, डिस्काउंट पर बिकते हैं बेटा। 9 करोड़ उनसे ले लिए, कितने टाइम के लिए, मैक्सिमम मैच्योरिटी पीरियड 1 साल। इन्होंने कहा 8 महीने के लिए पैसा दे दो, मेरा 8 महीने का सीजन है। उसने कहा ठीक है भाई, 8 महीने के लिए 9 करोड़ दिए। इसने क्या करा, एसी बनाया बेचा, एसी बनाया बेचा, एसी बनाया बेचा, 9 करोड़ के 11 करोड़ कर दिए, 2 करोड़ प्रॉफिट कमा लिया। 8 महीने के बाद क्या वापस करना है, फेस वैल्यू 10 करोड़ वापस कर दिए, 1 करोड़ जेब में। कुछ लगाया अपना, कुछ नहीं लगाया। आज तो हम प्लानिंग सीख गए, चलो चलो बस होगी छुट्टी, आज तो हम बेटा वोल्टास का कॉपी बनाएंगे। हाँ जी बेटा, समझ आई बात? तो बेटा कंपनीज क्या करती हैं, कमर्शियल पेपर को इशू करती हैं टू मीट देयर सीजनल और वर्किंग कैपिटल नीड। अपनी सीजनल और वर्किंग कैपिटल नीड को फुलफिल करने के लिए कमर्शियल पेपर इशू करते हैं, पहली काम की बात। दूसरी काम की बात,
टू मीट द फ्लोटेशन कॉस्ट। बेटा जनरल केस में हमें ना फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब नहीं पता होता, ये मुझे शुरू से समझाना है बेटा कि फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होती है। थोड़ी सी चर्चा इस पे करते हैं और फिर बेटा कॉमर्शियल पेपर को बीच में डालता हूं। बाबू फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होती है? अगर मैं बोलूं इसके दूसरे नाम, तो इसका एक नाम होता है इशू कॉस्ट, इसका एक और नाम होता है कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड। बेटा पैसा लेने के लिए भी पैसा खर्च होता है। आज मैं इक्विटी शेयर इशू करूं ना बेटा, पहले मेरा पैसा खर्च होगा, पैसा लेने के लिए जो पैसा खर्च होता है उसे बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड। समझने के लिए बात बोलता हूं बेटा, मैंने अगर आज 10 करोड़ या 100 करोड़ के इक्विटी शेयर इशू करने हैं ना बेटा, आपको क्या लग रहा है 100 करोड़ ऐसे ही मिल जाएंगे? कुछ खर्चा नहीं होगा, बहुत खर्चा होगा बेटा। सबसे पहली रिक्वायरमेंट बता देता हूं इक्विटी शेयर इशू करने की, जिसने 11th बहुत अच्छे से करी है ना उसको हर बात समझ में आ जाएगी, जिसने नहीं करी उसको कुछ कुछ तो समझ पक्का आ जाएगा। बेटा इक्विटी शेयर इशू करने के लिए सबसे पहले प्रोस्पेक्टस प्रिंट कराना पड़ता है। प्रोस्पेक्टस प्रिंट कराओगे सबसे पहला खर्चा वहीं शुरू हो जाएगा। कंपनियां जनरली अपनी इक्विटी शेयर डायरेक्ट नहीं बेचती, ब्रोकर या अंडर राइटर के थ्रू बिकवाती हैं, तो ब्रोकर को ब्रोकरेज देनी पड़ेगी, अंडर राइटर को कमीशन देनी पड़ेगी। उसके बाद बेटा कम से कम एक स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कराना पड़ता है, एक शेयर मार्केट में लिस्ट कराना पड़ता है, वहां भी खर्चा करते हो। और दुनिया में बैठे हुए लोगों को कैसे पता लगेगा कि आपकी कंपनी शेयर इशू कर रही है? आपको कहीं ना कहीं ऐड करना पड़ेगा, और आपको पता है टीवी ऐड करते ही आपकी जान निकल जाती है। 5 करोड़ एक टीवी ऐड की कीमत, तो आप समझ लो ना 100 करोड़ मेरे को चाहिए, कम से कम 10 करोड़ खर्च हो जाते हैं, कम से कम 10 करोड़। तो पैसा लेने के लिए जो पैसा खर्च होता है बेटा, इसी को बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। अब सुनना बेटा, बड़े काम की बात करते हैं। एक कंपनी बेटा बिल्कुल खाली हो चुकी है, कोई पैसा नहीं है, और कंपनी को बेटा अपना प्रोडक्शन स्टार्ट करने के लिए नई यूनिट लगाने के लिए 100 करोड़ रुपए चाहिए। 100 करोड़ रुपए चाहिए। कंपनी ने क्या करें? कॉमर्शियल पेपर 100 करोड़ देता है? पहले ये बताओ, कॉमर्शियल पेपर 100 करोड़ दे सकता है? नहीं। कंपनी ने कहा कॉमर्शियल पेपर तो नहीं देगा, चलो इक्विटी शेयर इशू करते हैं, ये दे देंगे 100 करोड़। इक्विटी शेयर की तो कोई कीमत ही नहीं है, अब ये बताओ कितना चाहिए तुम्हारे को? ठीक है ना बेटा? तो बाबू तय हुआ कि हम इक्विटी शेयर इशू करेंगे 100 करोड़ रुपए के। अब बाबू कंपनी ने हिसाब लगाया, 100 करोड़ चाहिए इक्विटी शेयर से, 10 करोड़ तो खर्चा है। अब ये 10 कहां से आएंगे? पहले तो 10 ही नहीं है, 100 करोड़ कहां से हैं जब 10 ही नहीं है? इन्होंने कहा अच्छा एक काम करते हैं, कॉमर्शियल पेपर इशू करते हैं 12 करोड़ के ऑन डिस्काउंट। सुनते रहना बेटा, बड़े मजेदार बात है। आपने वो 10 करोड़ की फ्लोटेशन कॉस्ट मीट आउट करने के लिए क्या करा बेटा? 12 करोड़ के कॉमर्शियल पेपर इशू करे ऑन डिस्काउंट। आपको बोला दूसरी कंपनी को कि 10 करोड़ ही दे दो, ये 12 करोड़ के कॉमर्शियल पेपर रख लो, हम आपको 1 साल में पैसा वापस करते हैं। उनसे 10 करोड़ आया, 10 करोड़ से फ्लोटेशन कॉस्ट मीट आउट करी, खर्चे कुर्चे निपटाए सारे, ऐड उड करा, सब कुछ कर दिया, 100 करोड़ रेज हो गए। 100 करोड़ से प्रोडक्शन स्टार्ट करा, पहले साल प्रॉफिट कमाया, कॉमर्शियल पेपर का पैसा उतार दिया, क्योंकि इक्विटी को डिविडेंड देना जरूरी नहीं होता, वो कुछ कर सकते हैं। इक्विटी वाले कुछ नहीं कर सकते, मत दो उनको पहले साल कुछ। पहले साल जो प्रॉफिट कमाया उससे कॉमर्शियल पेपर के पैसे उतार दो, उतर गए पैसे, अगले साल से जो कमाते रहो इक्विटी में बांटते रहो। क्या करा? पता लगा क्या करा? कॉमर्शियल पेपर का क्या इस्तेमाल है बेटा? सबसे काम का इस्तेमाल यही है। कॉमर्शियल पेपर का इस्तेमाल होता है टू मीट द फ्लोटेशन कॉस्ट, टू मीट आउट द फ्लोटेशन कॉस्ट। समझ आई बात? और जब भी, काम की बात बोल रहा हूं, ये नोट्स में भी नहीं लिखी हुई, सुन लो। जब भी कॉमर्शियल पेपर का इस्तेमाल फ्लोटेशन कॉस्ट को मीट आउट करने के लिए होता है, इसका नाम हो जाता है ब्रिज फाइनेंसिंग। इसे हम बोलने लगते हैं ब्रिज फाइनेंसिंग। आपने ब्रिज बनाया बेटा, ब्रिज बनाकर फाइनेंसिंग करी। समझ आई ना बात? ब्रिज कैसे बनाया? 100 करोड़ चाहिए थे, 100 करोड़ मिलने इक्विटी शेयर से ही हैं, और किसी से मिल नहीं सकते। उसके लिए भी 10 करोड़ चाहिए, वो भी नहीं है बेटा। आपने एक ब्रिज बना दिया, बीच का रास्ता निकाला। क्या करा? कमर्शियल पेपर इशू करे 12 करोड़ के, 10 करोड़ वहां से आए, वहां से फ्लोटेशन कॉस्ट मीट आउट करी, 100 करोड़ रेस करे, वो इन्वेस्ट करे, वहां से कमाया, तो उतारे कॉमर्शियल पेपर के पैसे। तो बेटा इसको बोला जाता है, जब भी कॉमर्शियल पेपर का इस्तेमाल होता है फ्लोटेशन कॉस्ट को मीट आउट करने के लिए, हमेशा इसका नाम ब्रिज फाइनेंसिंग हो जाता है, कॉमर्शियल पेपर हट जाता है इसका नाम। ठीक है, समझ आई? एमसीक्यू के लिए तैयार रहना इस वाले। या ऐसा हो सकता है पेपर में एक्सप्लेन करने को कहते हैं ब्रिज फाइनेंसिंग एक्सप्लेन कर दो 3 मार्क, बच्चा कहता है मेरे कोर्स में भी नहीं है, मैं भी कहता हूं हाँ है नहीं।
ठीक है जी, समझ आई बात। अब हम कॉमर्शियल पेपर पढ़ेंगे बड़े रिलैक्स मोड में। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। बाय बाय।